रहे हैं लाइव 7। नमस्कार, लाइव 7 विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्ञान रंजन। दोस्तों, आज हम विशेष में चर्चा करेंगे जयराम को झटका या डैमेज कंट्रोल में सुदेश। आज जो घटनाक्रम हुआ है झारखंड की राजनीति में, आप कह सकते हैं कि बड़े महतो जी ने छोटे महतो जी को जबरदस्त चोट पहुंचाई है। हालांकि चोट कही जा रही है और जिस तरह से बयान आ रहे हैं इस दौरान आजसू पार्टी के नेताओं के, और उसमें सीधे तौर पर नाम तो जेल केम का नहीं लिया जा रहा है, लेकिन बातें निकल कर जो आ रही हैं उसमें जेल केम की बू जरूर आ रही है। दोस्तों, आपको याद होगा कि विधानसभा चुनाव के जो परिणाम आए हैं वो आजसू के लिए सुखद नहीं है। आजसू पार्टी जो झारखंड की राजनीति में अलग राज्य बनने के बाद से लगातार वो ग्राफ उसका बढ़ा था, बीच के दिनों में ग्राफ घटा और अब इतना घट गया कि आजसू पार्टी फिर से जो है सो अपने पुराने तेवर में आने के लिए अपने पुराने नेताओं की घर वापसी कराने में जुटी हुई है। आपको याद होगा कि पिछले हफ्ते जो है प्रवीण प्रभाकर जो संस्थापक सदस्य थे आजसू पार्टी के, उनकी ज्वाइनिंग होती है और आज दीपक महतो, ये भी संस्थापक सदस्य हैं, आंदोलनकारी हैं, इनकी वापसी होती है। 2 दिनों पहले यानी 22 तारीख को प्रवीण प्रभाकर ने ही सुदेश महतो से उनके आवास पर दीपक महतो की मुलाकात करवाते हैं और दीपक महतो को वापस आजसू में आने के लिए मना लेते हैं। लेकिन एक और जहां धड़ल्ले से इस्तीफे का भी दौर चल रहा आजसू पार्टी में, और वहीं पुराने नेताओं को, जो पुराने लोग थे जो आंदोलन के समय से जुड़े हुए थे, सुदेश महतो के साथ थे, उनकी वापसी हो रही है, चाहे वो प्रवीण प्रभाकर हो या फिर दीपक महतो हो। क्या है इसके पीछे की वजह? क्या आजसू पार्टी को यह महसूस हुआ, आजसू पार्टी को यह महसूस होने लगा है कि कालांतर में जो सत्ता का स्वाद चखने के बाद जो अहम उसके अंदर आई थी, उस अहम के कारण से उनके जो अपने लोग थे वही उन्हें छोड़कर चले गए। वो लोग जो उनको संवारने में, सजाने में अपनी पूरी ताकत लगाई थी, जिनकी महती भूमिका थी इन कार्यों में, वो छोड़कर चले गए थे। अब उनको ही ला करके फिर से जो है अपने आप को स्टेबल किया जा सकता है झारखंड में, और शायद यही मंशा को ध्यान में रखते हुए पहले प्रवीण प्रभाकर को लाया गया और आज दीपक महतो को लाया गया। लेकिन इस बीच जो बातें लगातार हो रही थी कि विधानसभा चुनाव परिणाम के बाद से या उससे पहले से ही, लोकसभा चुनाव के दौरान से ही अगर आप देखेंगे तो जेल केम जो टाइगर जयराम महतो की पार्टी है, विधायक जयराम महतो की पार्टी है, उस पार्टी में एक तरह से कहें तो ऐसा शो किया जा रहा है या ऐसा अपने आप को प्रदर्शित किया जा रहा है कि यही पार्टी जो है सो आगे के दिनों में झारखंड का भविष्य होने जा रहा है। लेकिन स्थिति क्या बन रही है? धीरे धीरे जो उनके साथ वाले लोग थे वो छोड़ के चले गए, कुछ लोग छोड़े और दीपक महतो भी ज्वाइन किए थे। अब हम बताएंगे आपको कि आखिरकार दीपक महतो ने क्यों छोड़ा। महासचिव थे जेएलकेएम में, उन्होंने क्यों छोड़ा जेएलकेएम को, क्यों आजसू का दामन थामा, यह भी बताएंगे। पहले आप सुन लीजिए कि दीपक महतो की ज्वाइनिंग के बाद आजसू पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष सुदेश महतो ने क्या कहा, दीपक महतो ने ज्वाइनिंग के बाद क्या कहा, और जो एक चर्चा चल रही थी लगातार कि चंद्रप्रकाश चौधरी भी यानी मौसा जी भी भतीजा का साथ छोड़ने जा रहे हैं, उस पर भी चंद्रप्रकाश चौधरी ने आज विराम लगाया है। लेकिन सवाल तो उठेंगे ही और सवाल आएंगे ही कि आखिरकार सुदेश और चंद्रप्रकाश का मिलन लंबे अरसे से क्यों नहीं हो रहा था, विधानसभा चुनाव परिणाम के बाद से दोनों का मिलन क्यों नहीं हो रहा था, यह भी हम आपको बताएंगे वजह क्या थी। पहले आप इन तीनों नेताओं के बयान को सुन लीजिए। पुराने साथी वापस आ रहे हैं। हाँ, आज एक सुखद क्षण है मेरे लिए, मैं व्यक्तिगत, मेरे अपने लिए भी, क्योंकि हमारा राजनीतिक जब जीवन एक आंदोलनकारी के रूप में प्रारंभ हुआ तो दीपक रांची के अंदर में एक सक्रिय साथी के रूप में हमारे साथ रहे और इनकी सक्रियता और इनका आक्रामकता उस समय एक अलग अंदाज में होती थी। लगातार ये कभी अलग नहीं हुए, लगातार संघर्ष करते रहे हैं। संगठन और विचार के कारण
एक अपने विचार का नेतृत्व लगातार करते रहे। बीच में ये नई पार्टी जो है उनका जनरल सेक्रेटरी बने और फिर रांची में शायद मुख्यालय भी नहीं कि अपने आवास में मुख्यालय बनाया। आज पुनः अपने विचारों को अपने पुराने आंदोलन और उस नाम के साथ फिर से टैग किया है। इनका विचार बड़ा स्पष्ट है कि वही गति पार्टी को देना चाहते हैं। दीपक आज उसी गति उसी आक्रामकता के साथ पार्टी में फिर से काम करने के उद्देश्य के साथ आज आए हैं। मैं दीपक जी का और उनकी पूरी टीम का, चूंकि इन्हें वक्त कम मिला, लेकिन पूरी टीम का ये लगातार खासकर अलग अलग जिलों में लगातार इनका कनेक्शन बना रहता था। कहीं भी जाते थे तो दीपक आए थे, ये जिक्र होता था। तो मुझे विश्वास है कि सारे लोगों को कनेक्ट करने में और इस राज्य के गठन के उद्देश्य जो मैं लगातार कहता हूँ उसमें निश्चित रूप से ये अपनी आने वाली भूमिका खुद तय करेंगे। आजसू क्या यहाँ से लगातार मजबूत होती हुई दिखाई देगी? आपने पुराने लोगों को लाकर एक जो पूरी ताकत के साथ, मुझे अच्छा लगता है कि अभी चुनाव के परिणाम के बीच चुनाव आने में कुछ लोगों ने बड़ा अच्छा, मीडिया के कुछ लोग, कुछ ट्यूबर लगातार अपना पार्टी के लिए सुझाव आते रहा है। पार्टी का आकलन पार्टी से ज्यादा हमारे कुछ बंधु लगातार कर रहे हैं। तो मुझे अच्छा लगता है कभी कभी इस तरह से चीजें। मुझे नहीं लगता है कि एक कठिन दौर होगा, जो विश्वसनीयता है उस पर कहीं ना कहीं प्रभाव पड़ते जाएगा। ये मेरा नहीं है, ये लोग आपको देखेंगे। जो लोग इस तरह से भ्रम फैलाने का जो काम कर रहे हैं वो लंबे समय तक सस्टेनेबल जो भी आप काम कर रहे हैं उसमें ये बहुत कारगर होता नहीं है। पक्ष जरूर रखा जाना चाहिए और जो परिस्थितियां बदल रही है या बदलेंगे, हम लोग पूरा कमिटेड हैं। हम लोग मुझे एक कार्यकर्ता हैं, इसलिए हम लोगों को कभी क्या आया क्या गया, क्या पाए क्या खोए पर कभी चिंता हम लोग करते नहीं। बस आपने मुझे 25 साल प्रत्यक्ष रूप से देखा है। ऐसे मैंने कहा कितने उतार कितने चढ़ाव देखे हैं वोट की राजनीति के, लेकिन एक स्पष्ट है कि पूरा काम करने के लिए प्रदेश पड़ा हुआ है। ये अपील है लोगों का कि ये प्रदेश आपके लिए और आपके काम और राजनीति के लिए ये पड़ा हुआ है। चुनौतियां भरी हुई है, चुनौतियों को खाली कलेक्ट करिए और लोगों के लिए काम करिए। मजबूत यहाँ से दिखेगी। पुराने साथी जितने थे, आपने खुद कहा था कि अध्यक्ष के नाते जो पुराने जितने लोग के लिए कराएंगे, तो आजसू की वो पुरानी मजबूती एक बार फिर से दिखेगी सांगठनिक? बिल्कुल, उससे ज्यादा शायद प्रारंभ काल के जो साथी रहे हैं वो एक होने लगे हैं। नए दौर के जो साथी जिनमें भटकाव आया था उन्हें समेटने की तैयारी होगी। 2-4 दिन बाद आप देखेंगे कि नए दौर के कई साथी साथ में सारे लोग आएंगे। और ओवरऑल देखो, ये राजनीति ड्रामा नहीं है। मैंने एक चीज, कई लोग इसको ड्रामा की तरह लेते हैं। एक आते हैं मंच में, एक नया कुछ चीज सजाते हैं, एक ड्रामा के रूप में करके निकल जाते हैं। मैं यही कह रहा हूं कि इसको एक पर्दे का ये कार्यक्रम नहीं है, ये एक विश्वसनीयता है और लॉन्ग टर्म लोगों को उस विश्वास को वापस करने की एक जिम्मेदारी है। राजनीति को हम लोगों ने जिम्मेदारी के रूप में लिया है और इस जिम्मेदारी में लोगों का आशीर्वाद वोट के रूप में कितना पड़ा नहीं पड़ा उसका आकलन अलग से करेंगे, लेकिन विश्वास बना हुआ है, कनेक्शन बना हुआ है और विश्वास जहां बना हुआ है वहां काम पड़ा हुआ है और हम लोग उस निश्चय को काम मानकर, अपना कर्तव्य मानकर राजनीति में अपना काम करते हैं। एक सवाल सभी के मन में है कि जो विधानसभा चुनाव हुआ उसके बाद जो कुर्मी वोट का जो बिखराव हुआ आजसू का है या जीएलकेएम की ओर से, मतलब कोई रिजल्ट फलाफल निकला लेकिन बिखराव बहुत ज्यादा हो गया। मुझे लगता है कि इसको आकलन अलग अलग रूप से आप लोग कर रहे हैं, पार्टी भी आकलन कर रही है। पूरे राज्य में कभी भी डोमिनेट करने वाला केवल एक विशेष समुदाय के लिए पार्टी नहीं काम करती है, पार्टी सबके लिए काम करती है। हाँ, एक प्रभाव क्षेत्र रहता है जिस पर आप जिक्र कर रहे हैं। ये प्रभाव क्षेत्र हमारा पूरी कोशिश है कि ट्राइब के अंदर, फिर हमारे शेड्यूल कास्ट के अंदर, ओबीसी के अंदर, इस तरह सभी के अंदर, हर क्षेत्र में अल्पसंख्यक के अंदर पार्टी का प्रभाव और पार्टी के लोगों का जुड़न हम लोग करेंगे। एक नया मामला है, बीजेपी के नेताओं ने उठाया है कि सरकारी पद जो रिक्त था वो 4,66,000 निकले, लेकिन अब सिर्फ कहा जा रहा है कि लगभग 2 लाख। तो एक बड़ा घोटाला का आरोप लगा है। क्या इस में देख रहे हैं कि सही में सरकार आंकड़े कम कर रही है? मैं हमेशा कोई भी गैर आंकड़ा काम मैं करता नहीं। मैं राज्य के अंदर, मैंने कहा था कि इस राज्य और वर्तमान सरकार को मैं 2-3 महीना पूरा समय हम देंगे। मैं उसी काल से गुजर रहा हूं और ये बजट इनकी घोषणाओं को आफ्टर 6 ईयर, मैंने 6ठा वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं, 6ठे साल में प्रतिलक्षित कर रहा है कि नहीं, वो दिख रहा है कि नहीं, क्या ये इनका बजट का डिजाइन उसी ओर जा रहा है कि नहीं, इस पर हमारी नजर पड़ी हुई है।
जहां तक रोजगार और बेरोजगारी का सवाल है, बेरोजगारी पर आने वाली सरकार 5 साल तक किस तरह अपने कर्तव्यों का निर्वहन की है, मैंने डाटा और आंकड़ा, मैंने चुनाव घोषणा पत्र जिस दिन पढ़ रहे थे मैंने कह दिया था कि सरकारी रूप से 10,000 लोगों को इन्होंने नियुक्ति नहीं कर पाए थे। रिक्तियां हैं, हर डिपार्टमेंट में रिक्तियां हैं और जो कमोबेश 3.25 लाख पद रिक्त है, जिसको सरकार को भरना है, सरकार को कामकाज को गति देना है। तो मैं आगे इस पर जैसे बजट आएगा ना, बजट के बाद हम इस पे बहुत डिटेल से इस पे जाएंगे और हम देखेंगे कि राज्य के नौजवानों के लिए इनका बजट कितना बेहतर रूप से अभी बजट आने वाला है। एक सवाल है कि एक अटकल का बाजार है गर्व की आपके सांसद और विधायक बीजेपी ज्वाइन करने वाले। मैं तो कह रहा हूं कि जिन लोगों ने अपनी ओर से एक भ्रामक ये लगातार चल रहा है, ये दौर चल रहा है, मैं बहुत इन चीज को देख रहा हूं, एक भ्रामक दौर चला है और ये मेरी विश्वसनीयता नहीं, आपकी विश्वसनीयता पर सवाल हो रहा है कि विश्वास आप पर लोग कितना करे, ये आपका सवाल हो रहा है। हमारा दल, हमारी पार्टी, हमारे पदाधिकारी, हमारे सांसद, हमारे विधायक आपके सामने। हम शुरू से आंसू किए थे तो लगा कि हमको यहाँ आना चाहिए और झारखंड का भविष्य के ये फिर से हमको एक लड़ाई लड़ने की आवश्यकता है, तो मैं आया यहाँ पे। तो जहां आप थे बिखराव की वजह से पार्टी को नुकसान हुआ मानते हैं, जहां आप थे और फिर अब आए हैं तो मजबूती देंगे, लेकिन नुकसान हो पाया क्या पार्टी को, बिखराव हुआ वोटों का? मुझे तो नहीं लगता है, इसलिए नहीं लगता है क्योंकि सबकी अपनी अपनी राय होती है। अगर वो जयराम जी अच्छा काम किए होंगे तो उनको वोट मिला, हमें खराब गया, हम मेहनत करेंगे अभी फिर से 29 के लिए हम लोग तैयारी करेंगे। क्या विजन है, कैसे एकजुट करेंगे लोगों को? पुराना तेवर मांग रहे थे, वो कौन सा तेवर पुराने दौर का? एक सवाल बिल्कुल आपसे स्पष्ट है कि ऐसा क्या लगा कि आपको जयराम जी में पसंद नहीं आया, अब सुधीर जी आपको अच्छे लगने लगे? देखिए, वो चीज नहीं है कि सुदेश जी और जयराम जी के यहाँ बात हो रहा है। हम झारखंड के जिस भविष्य को लेके हम पहले भी लड़े थे और आज भी लड़ने के लिए कोशिश कर रहे हैं, तो हम वहाँ पे नहीं कर पाते, इसीलिए मैं यहाँ पे आया हूँ। किस रूप में देख रहे हैं, लगातार ज्वाइनिंग का सिलसिला शुरू हुआ है, पुराने लोग घर वापस हो रहे हैं? पार्टी काफ़ी हमारे आंदोलनकारी साथी आज पुनः फिर झारखंड के लिए सभी लोग एकजुट होने का प्रयास कर रहे हैं और हम लोग संगठन को और मजबूत बनाने के लिए हमारे नए साथी और पुराने साथी दोनों मिलकर और मजबूती के साथ संगठन को हम लोग करेंगे ताकि पूरे झारखंड में संगठन का विस्तार हो सके और हम लोग मजबूती के साथ पार्टी को आगे बढ़ा सके और राज्य के भविष्य के लिए हम लोग चिंता करें। युवा तेवर की जरूरत है, ऐसा महसूस हो रहा है? निश्चित है, हमारे युवा हैं, हमारे युवा साथी लोग हैं, आज में शुरू से रहे और कई के हमारे युवा मोर्चा के भी लोग और भी मजबूती के साथ काम कर रहे हैं, पार्टी पूरा सहयोग है। शिवराज जी, आप ही के बारे में बहुत चर्चा बाहर थी और आप बोलेंगे तो बिना अच्छा होगा कि आपके बारे में है कि जो हवा में चर्चाएं चलती उसकी बात करना बेकार है। सवाल को आगे बढ़ा दे रहे हैं, हम लोग चर्चा है कि आपको मंत्री बनने की इच्छा थी और ये नहीं, वैसा पार्टी के साथ हम हैं और पार्टी में मजबूती के साथ है। इस पर जो भ्रामक फैलाया गया बिल्कुल निराधार है। तो दोस्तों, आपने सुना सुदेश महतो ने क्या कहा। सुदेश महतो ने कहा कि वो आजसू पार्टी अपने अस्तित्व में आएगी, सीटें घटना बढ़ना ये अलग चीजें हैं, लेकिन एक वजूद है आजसू पार्टी का झारखंड की राजनीति में और जिन मंसूबों को लेकर के, जिन मकसदों को लेकर के, जिन मूल्यों को लेकर के आजसू पार्टी राजनीति कर रही थी, वो राजनीति जारी रहेगी। उन्होंने शुरू में ही कहा था कि सरकार को कुछ समय देंगे और उसके बाद जब विधानसभा का बजट सत्र आएगा और जो वायदे सरकार ने जनता से किए हैं पिछले 5 साल के भी और अभी के भी, इन वायदों पर सरकार खड़ी उतरती है या नहीं उतरती है, उसके बाद आजसू पार्टी अपनी अगली रणनीति तय करेगी और फिर आजसू अपने तेवर को दिखाएगी। अब ये तेवर कितना दिखेगा, ये सत्र, बजट सत्र भी मार्च महीने में खत्म हो जाएंगे, 26 मार्च को खत्म हो जाएंगे। बजट में क्या कुछ आते हैं ये भी हम लोग देखेंगे, लेकिन इस बीच जो मूल विषय ये है कि जो विधानसभा चुनाव के परिणाम जो आए उसमें ये साफ तौर पर कहा गया कि JLKM ने आजसू पार्टी को निगल लिया। पूरी तरह से JLKM के कारण से ही आजसू पार्टी की इतनी करारी हार हुई है और ये सच्चाई भी है। भले ही सुदेश महतो ये कह रहे हो कि वो सिर्फ कुर्मी वोट की, महतो वोट की राजनीति नहीं करते हैं, सभी वर्गों को लेकर के चलते हैं। विश्वनाथ प्रताप सिंह का उदाहरण देते हैं कि मंडल कमीशन
को उन्होंने ही लागू किया था प्रधानमंत्री रहते हुए। ये सारे एग्जाम्पल, सारी बातें एक तरफ, लेकिन जमीनी हकीकत भी ये है और इसको वो स्वीकार भी करते हैं कि मीडिया में भी विश्लेषण आ रहे हैं। हाँ, हालांकि कटाक्ष भी मीडिया पर उन्होंने किया है, आपने सुना होगा, मीडिया पर कटाक्ष भी किया है। और दोस्तों, एक चीज आप मान के चले कि अगर आप सही बात बताएंगे और जो चीजें चलती हैं, मीडिया किसी भी पार्टी के अंदर जाकर के उसमें विस्फोट नहीं कराता। मीडिया वही चीज दिखाती है जो सामने दिखता है, और जो होने वाला होता है उसकी कुछ अगर बू आती है तो उसे जनता तक परोसने का काम करती है। और इस दौरान जो लगातार ये खबरें आ रही थी, चंद्रप्रकाश चौधरी भाजपा में शामिल हो सकते हैं, उनको केंद्रीय मंत्री बनाया जा सकता है, और उसके बाद चंद्रप्रकाश चौधरी का पिछले जब से ये बातें आ रही है तब से खंडन नहीं हुआ, और आज वो आकर के जो है सो कहते हैं उन्हें भी पता नहीं है क्या हो रहा है। ये अलग विषय है, लेकिन चर्चा तो होंगी कि आजसू पार्टी के जो लगातार 2000 से लेकर के अब तक जो दो स्तंभ बने हुए थे आजसू पार्टी के, सुदेश महतो और चंद्रप्रकाश चौधरी, अगर 1.5 महीने तक इन दोनों के बीच मुलाकातें नहीं होती, बातें नहीं होती, तो चर्चा तो होंगे, और वही चर्चाएं हुई। चुनाव के दौरान भी कटे कटे दिखे थे चंद्रप्रकाश चौधरी। चंद्रप्रकाश चौधरी रामगढ़ तक ही सीमित होकर रह गए थे, तो चर्चा होना है। जयराम महतो लगातार जो है सो जनता के बीच जा रहे हैं, जनता की समस्याओं को सुन रहे हैं, लेकिन आप देखें कि उनके कुछ चीजों को लेकर के ही नाराजगी उनके पार्टी के कार्यकर्ताओं में, जो उनके साथ शुरुआती दिनों से जुड़े थे, उनमें हो रहे हैं। दीपक महतो भी उनमें से एक है। आजसू पार्टी को छोड़ने के बाद दीपक महतो ने जेएलकेएम का दामन थामा था। बातें हुई थी, जो मेरे पास जानकारी है, कि डुमरी विधानसभा की सीट दीपक महतो को दी जाएगी, दीपक महतो वहां से चुनाव लड़ेंगे, और चुनाव खुद जयराम महतो वहां से लड़े, और इसके बाद दीपक महतो ने बाय बाय कर दिया। वहां उन्होंने कहा कि संगठन में किसी की नहीं सुनी जाती है, और यह आरोप आज का नहीं है। आप याद करें, और भी नेता जो छोड़े, जो जयराम के सहयोगी थे, शुरुआती दिनों से उनके आंदोलन में साथ थे, कुछ लोगों ने जो छोड़ा, उनकी भी बातों को देखें। जयराम के समर्थक भले इन आरोपों पर सोशल मीडिया में जो है सो लंबे चौड़े प्रवचन दे देते हैं, सो लंबी चौड़ी बातें कर देते हैं, लेकिन संगठन सिर्फ एग्रेसिवनेस से नहीं चलता है कि एग्रेसिवपन दिखा दिए तो संगठन जो है सो हमारा चलेगा। सरकारी काम के भी नियम होते हैं, तरीके होते हैं, कायदे होते हैं। जनता के बीच भोकाल टाइट करना यह अलग विषय हो सकता है, लेकिन जनता के कामों को कराना, इसके लिए जो है सो काफी जो है शालीनता से भी बातें करनी पड़ती है। वहां कई चीजों को देखा जाता है, ये चीजें दिखाई नहीं देती, इसकी कमी दिखाई दे रही है। हालांकि कुछ दिनों से देखा जा रहा है कि पुराने तेवर जो थे बात करने के जयराम महतो के, वो थोड़े नॉर्मल हुए हैं। लेकिन अब सवाल यह भी उठता है कि जो मैंने कहा, जो मेरा टाइटल भी आज का है, क्या जयराम को झटका लगा दीपक महतो के छोड़ने से, दीपक महतो के आजसू ज्वाइन करने से, या फिर जो लगातार इस्तीफे का दौर चल रहा था आजसू पार्टी के भीतर में, उसको डैमेज कंट्रोल करने के लिए प्रवीण प्रभाकर चाणक्य बनकर के काम करना शुरू कर दिए। और मेरे पास जो जानकारी है, दीपक महतो को लाने में सबसे बड़ी भूमिका प्रवीण प्रभाकर की है। प्रवीण प्रभाकर ने ही उनको मनाया और फिर से आजसू पार्टी में लाया। दीपक महतो एक ऐसे नेता है, आजसू पार्टी के ऐसे कार्यकर्ता है जो आंदोलन से जन्मे हुए व्यक्ति हैं, नेता हैं, और वो लगातार आजसू पार्टी को लेकर के शुरुआती दिनों से कैसे आजसू पार्टी को मजबूत किया जाए, और खास करके जो मूल मुद्दे थे आजसू पार्टी जो लेकर चल रही थी, रोजगार की, नियोजन की, 1932 आधारित खतियान की, नियोजन नीति की, और जब वो मुद्दे अमली जामा नहीं पहनाया जाता, हकीकत में नहीं बदल पाता, और उसके लिए आजसू पार्टी जो है सो
वो तीखा आंदोलन जिस चीज के लिए आजसू पार्टी जानी जाती थी, उसके कुंद, वो जो धार थे आजसू पार्टी को, वो जब कुंद हो जाते हैं, तब दीपक महतो जैसा नेता, दीपक महतो जैसा आंदोलनकारी आजसू पार्टी को छोड़ करके दूसरी पार्टी में जाता है। और अब वही विषय लेकर के फिर से जो है सो दीपक महतो ज्वाइन की है आजसू पार्टी में। अब देखना है कि प्रवीण प्रभाकर जिस तरह से पुराने लोगों को जोड़ने की मुहिम में लगे हुए हैं, आजसू के उस स्वरूप को वापस लाना चाह रहे हैं जो स्वरूप आजसू पार्टी का तैयार किया गया था, जिस स्वरूप को लेकर के आजसू पार्टी झारखंड की राजनीति में चर्चा में थी, जिस स्वरूप को लेकर आजसू पार्टी को लोग समर्थन करते थे, आजसू पार्टी के साथ जुड़ते थे, अब फिर से पुरानी चीजों पर आ रहा है। लेकिन सवाल वहीं का वहीं होता है कि साहब, हर दल में जो है सो हार का ठिकरा जो है, जो नेतृत्व करता होता है उसके माथे जाता है। लेकिन आजसू पार्टी इतनी करारी हार हुई है, उस पर जो है सो अब तक इसके लिए रेस्पॉन्सिबल कौन है, जवाबदेह कौन है, यह तय नहीं हुआ है। अगर मीटिंग होती है तो मीटिंग में यह कह दिया जाता है कि गठबंधन जिसके साथ थी उसका पूरा समर्थन नहीं मिला। तो ये चीजें तो गठबंधन में जो बड़ी पार्टी थी वो भी कह सकती थी कि आजसू का पूरा साथ उनके कैंडिडेट्स को नहीं मिला। तो ऐसा गठबंधन क्यों? और बिना गठबंधन के भी आप चुनाव लड़के देख चुके हैं। इस बार तो गठबंधन था तो चलिए आप गठबंधन पर ठीकरा फोड़ दें, लेकिन 2019 के चुनाव में तो गठबंधन नहीं था। उस समय ठीकरा किसके माथे पर फोड़े? उस समय तो पूरी की पूरी जवाबदेही आपके माथे पे थी, क्योंकि दिल्ली से लेकर रांची तक जितनी भी बैठकें हुई थी गठबंधन को लेकर 2019 के चुनाव में, आपने नेतृत्व किया था। और उस नेतृत्व का परिणाम क्या निकला था? और इस बार भी जो बैठकें हुई, लगातार जो बातें आई, चंद्रप्रकाश चौधरी की नाराजगी ये थी कि चंद्रप्रकाश चौधरी को लेकर के, क्योंकि हर गठबंधन में शामिल एनडीए में जो भी दल शामिल थे उसमें लगभग सभी दलों से मंत्री पद केंद्र सरकार में मिल गए हैं, लेकिन आजसू पार्टी को नहीं मिला था। और यही डिमांड थी चंद्रप्रकाश चौधरी की। और इसी बात को लेकर के जब उनके भाई भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़के रोशन लाल चौधरी चुनाव जीतकर विधायक बन जाते हैं, और उसके बाद ये चर्चा होती है कि भाई के साथ जो है सो चंद्रप्रकाश चौधरी भी भाजपा में जा सकते हैं। और आज भले ही उन्होंने खंडन किया, लेकिन आप खंडन वाले वक्तव्य को सुनेंगे तो वो उस तेवर में खंडन नहीं किए हैं जिस तेवर में उनको करना चाहिए। कहां से ये खबर आ रही है मुझे भी पता नहीं है, ये बातें कह के वो निकल जाते हैं। और आखिर क्या चल रहा है चंद्रप्रकाश चौधरी के मन में, ये भी देखना दिलचस्प होगा। कहां से खबरें आ रही है ये कहना अलग बात है, कि चाहे वो सुदेश महतो हो या चंद्रप्रकाश चौधरी हो, ये कहना कि कहां से खबर आ रही है नहीं पता है। सुझाव मीडिया को भी दिए हैं, मीडिया भी उनके सुझाव पर अमल करेगी। लेकिन एक चीज और वो कहते हैं, सुदेश महतो कहते हैं कि आप लोग जो विश्लेषण करते हैं उन विश्लेषण से ही बहुत चीजें हम लोगों के पास आती है, उस पर भी हम काम करते हैं। तो जब कहीं से धुआं उठता है तो ही आग लगती है, आग का अंदेशा होता है। और शायद कुछ धुआं उठा था सुदेश जी, तो ये आग का अंदेशा हुआ था। और आज जिस तेवर को आप दिखा रहे हैं, जो तेवर लेकर के आप चल रहे हैं, और जो अपने पुराने साथियों को फिर से घर वापसी करा रहे हैं, घर वापसी में लगे हुए हैं, जुटे हुए हैं, और प्रवीण प्रभाकर का आपको समर्थन मिल रहा है, उसका परिणाम आज दीपक महतो के रूप में दिखाई दे रहा है। तो शायद आप भी समझ रहे होंगे, अगर ये काम कुछ अरसे पहले हुआ होता तो शायद ये स्थिति आजसू पार्टी की नहीं होती। 2024 तक आपने देखा, 2019 से लेकर 2024 तक उठापटक की राजनीति सत्ताधारी दल में हो रही थी। कभी कांग्रेस के विधायक हावड़ा में पकड़े जाते हैं, कलकत्ता में पकड़े जाते हैं, तो कभी नाव से सैर कराने के लिए लेतरहातू डैम ले जाया जाता है विधायकों को, कभी रायपुर ले जाया जाता है। लेकिन इस बार 2024 के चुनाव परिणाम के बाद सत्ताधारी दल पूरी तरह से शांत है, अपना आराम से काम कर रहा है, क्योंकि जो प्रचंड बहुमत है उसके पास, उसके सामने एक नहीं चल रही है भाजपा और अन्य जो सहयोगी दल है विपक्ष में, आजसू हो या जदयू हो या अन्य कोई दल हो। बयान से राजनीति हो रही है, विपक्ष के बयान से राजनीति हो रही है। विपक्ष की तरफ से अब तक किसी तरह का ऐसा कोई मुद्दा नहीं लाया गया है जिस मुद्दे को ठोस मुद्दा कहा जाए।
बहरहाल अब ये देखना है कि जो चीजें सामने आई हैं, बड़े महतो जी और छोटे महतो जी के बीच आप समझ के चलें कि ये जो शुरुआत हुई है बड़े महतो जी और छोटे महतो जी के बीच में, दीपक महतो के रूप में जो एक आगमन हुआ है आजसू पार्टी में, तो ये रुकने वाला नहीं है। क्योंकि ट्राइबल वोट्स के बाद अगर सबसे ज्यादा किसी जाति का वोट है झारखंड में तो वो कुर्मी जाति का है, महतो जाति का है। और पता है इस जात के राजनीति करने वालों को, जब तक वो उन्हें यूनाइट करके नहीं रखेंगे तब तक चुनाव परिणाम इसी तरह के आएंगे। और आपने देखा कि इस लड़ाई के बीच में भले ही आकलन करते रहे हो कि जयराम महतो के कारण से आजसू पार्टी का ये हाल हुआ है, लेकिन आप ये भी देखिए कि आजसू पार्टी भले ही कमजोर हुई, लेकिन हेमंत सोरेन का महतो वोट में घुसपैठ हो गया। मथुरा प्रसाद महतो चुनाव जीत करके आए, सविता महतो तो विधायक थी, वो भी जीत कर आए, वो भी मथुरा महतो पहले विधायक थे। उसके बाद गोमिया से उनके योगेंद्र प्रसाद जीत करके आए। अगर महतो की भी संख्या को आप देखेंगे तो वो भी संख्या ज्यादा आपको दिखाई देगी इंडिया गठबंधन में ही। तो कहीं ना कहीं जो मूल चीजें थी, झारखंड मुक्ति मोर्चा जिन मूल वोट बैंक को लेकर के चलता था, उस वोट बैंक को पूरी तरह से हेमंत सोरेन ने अपने पाले में जकड़ के रखा हुआ है। बेचैनी भले ही जयराम महतो और सुदेश महतो के बीच हो रही हो, मजा मार रहे हैं हेमंत सोरेन। बहरहाल अब देखना है कि आगे क्या रणनीति होती है आजसू पार्टी की, और जो झटका आज लगा है टाइगर जयराम महतो के पार्टी को, वो इस झटका का से कैसे उबरते हैं, इसके बाद वो आगे क्या स्टेप उठाते हैं, ये भी देखना दिलचस्प होगा। बहरहाल आज के विशेष में इतना ही। आप हमारे साथ जुड़े रहें, हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव 7।